हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट के टॉपिक पे ही। और ये जो सीरीज चल रहा है जनरल डिफेंसेस का अंडर द लॉ ऑफ टॉट, इसको ही कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे हम लोग कि क्या क्या और एपिसोड नंबर 3 दैट मींस आज का एपिसोड नंबर 3 है। और आज के एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या क्या जनरल डिफेंसेस अवेलेबल है डिफेंडेंट को। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे एक्ट ऑफ गॉड पे, हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे, हम लोग बात करेंगे मिस्टेक पे और हम लोग बात करेंगे नेसेसिटी पे। तो ये और 4 डिफेंस जो आज इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। बाकी जो भी ऑलरेडी जैसे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जो कॉन्सेप्ट है, इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एपिसोड 1 और 2 में। अगर आपको इनका लेक्चर्स देखना है तो आपको इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बिना समय गवाए मैं आप लोगों को बस इतना बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको क्लिक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आपको इस चैनल पे, आपके लॉयर्स लैब चैनल पे वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप कोई पर्सनल क्वेरी है आपको तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही। लॉ स्टूडेंट है तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। गॉड, एक्ट ऑफ गॉड को जो गवर्न करता है मैक्सिमम वो है विश मेजर। विश मेजर को ही हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे भगवान के द्वारा किया गया कार्य। तो कौन सा कार्य भगवान का? जैसे नेचुरल क्लैमिटीज, यहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक का होना, आपको टेम्पेस्ट का होना, आपको फ्लड का आना, हेवी रेनफॉल होना, ये सब होता है एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आता है। जितना भी नेचुरल क्लैमिटीज होंगे ये एक्ट ऑफ गॉड माने जाते हैं। और इस नेचुरल क्लैमिटीज का डिफेंडेंट को डिफेंस कब मिल जाता है और कैसे मिल जाता है ये समझना जरूरी है। तो यहां पे 2 इंग्रेडिएंट्स है एक्ट ऑफ गॉड का। पहला है वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्स का यूज होना, नेचुरल फोर्स दैट इज नेचुरल क्लैमिटीज का होना। नेचुरल क्लैमिटीज कैटेगरी में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया। दूसरा कह रहा है अक्रेस जो हुआ है, जो नेचुरल क्लैमिटीज हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और तीसरा पॉइंट कि वो जो नेचुरल क्लैमिटी हुआ है उसको डिफेंडेंट एंटीसिपेट भी नहीं कर सकता है। दैट मींस कि डिफेंडेंट ये आकलन नहीं लगा सकता है कि ऐसा भविष्य में हो भी सकता है ऐसा नेचुरल क्लैमिटीज। तो अगर ये 2 इंग्रेडिएंट्स है तो ही जाकर डिफेंडेंट को डिफेंस मिलेगा एक्ट ऑफ गॉड का, डिफेंडेंट को डिफेंस मिलेगा। समझ में आई बात? डिफेंडेंट को डिफेंस मिलेगा एक्ट ऑफ गॉड का। दूसरी बात है कि इसमें हमको समझना है केस लॉ, रिलेवेंट केस लॉस। केस लॉ के माध्यम से ही आपको बात समझ में आएगा। तो सबसे पहले नीचे से जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड के केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो एक लेक बनाता है। आप कह लो कि एक वाटर टैंक, लेक हटा, वाटर टैंक का एक कंस्ट्रक्शन करता है डिफेंडेंट। अब यहां पे डिफेंडेंट जो वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन किया है उससे क्या होता है, वो जिस एरिया में वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन किया है उस एरिया में प्लेंटिफ का 4 फ्लोर मिल है, आटा का मिल भी है। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा पानी पड़ा, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हुआ और जिसके कारण वो जो डिफेंडेंट ने वाटर टैंक बनाया था वो फट गया। पूरा पानी जो उस वाटर टैंक में था वो पूरा बह गया और प्लेंटिफ के 4 फ्लोर मिल को, आटे के मिल को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट किया फॉर डैमेजेस। अब डिफेंडेंट कहता है कि हमने जो वाटर टैंक बनाया था वो वाटर टैंक आम परिस्थिति में कभी नहीं टूट सकता था। अगर रेनफॉल नॉर्मल होता तो वो रेनफॉल कभी नहीं टूटता। वो रेनफॉल ज्यादा हुआ है इसलिए वाटर टैंक टूट गया है। तो यहां पे मेरा वाटर टैंक टूटा नेचुरल क्लैमिटीज के कारण। और ऐसा नेचुरल क्लैमिटीज जिसको हम ना तो एंटीसिपेट कर सकते हैं और वो नेचुरल क्लैमिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा कोई भी डैमेज देने के लिए प्लेंटिफ को। याद रखिएगा निकोल्स वर्सेस
मार्शलैंड का। उसी प्रकार दूसरा केस लॉ है रामलिंगम नादर वर्सेस नारायण रेड्डियर का। अब रामलिंगम नादर वर्सेस नारायण रेड्डियर के केस में क्या होता है कि ए बी सी डी ये चार लोग मिलके ई को लूट लेता है। जब ई को लूट लिया, उसके पास जितना पैसा था, जितना वैल्यूएबल थिंग्स था, सब ले लिया। उसके बाद ई क्या करता है, उन चारों के खिलाफ डैमेज के लिए सूट दर्ज करता है सिविल कोर्ट में, और ये चारों क्या कहता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है? यहां कोई नेचुरल फोर्स का यूज हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पे डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये था केस रामलिंगम नादर वर्सेस नारायण रेड्डियर का। उसके बाद है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में आप ये समझ लो कि इस केस को सबसे पहले तो कहते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि डिफेंडेंट अपने काम को लेकर नेग्लिजेंट नहीं भी है, अपने काम को वो विद ड्यू केयर के साथ भी किया है, उसके बावजूद भी अगर उसके कार्य से, उसके काम से अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस हो जाए तो डिफेंडेंट को उस लॉस का भरपाई करना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा। यही है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिल जाता है। तो वन ऑफ द डिफेंस है अवेलेबल इन केस ऑफ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्ट ऑफ गॉड। याद रखिएगा बस इतना बात, एक्ट ऑफ गॉड से आपको इतना ही बात याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है मिस्टेक नेसेसिटी का। मिस्टेक सवाल उठता है कि क्या एक डिफेंस है इन लॉ ऑफ टॉट टू द डिफेंडेंट टू एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी। तो अब यहां पे इसको दो तरीके से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात जनरल रूल का करेंगे तो जनरल रूल कहता है कि मिस्टेक डिफेंस नहीं है टू द डिफेंडेंट इन लॉ ऑफ टॉट। मतलब अगर डिफेंडेंट मिस्टेकनली भी अगर कोई टॉट कमिट कर देगा तो वो लायबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के घर में एंटर कर गया तो वो लायबल हो गया ट्रेसपास का। वो ये नहीं कह सकता है कि वो गलती से दूसरे के घर में एंटर किया है। याद रखिएगा जनरल रूल। लेकिन कुछ ऐसे टॉट जिस टॉट को करने में इंटेंशन का इन्वॉल्वमेंट होना नेसेसरी है, वैसे टॉट के केस में डिफेंडेंट को मिस्टेक का डिफेंस मिलेगा। अब समझ में आ गया बात कि मिस्टेक का डिफेंस किन टॉट में अवेलेबल है टू द डिफेंडेंट? उन टॉट्स में जो टॉट होता है जिसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट इंटेंशन भी है। जैसे एग्जांपल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट होता है वो मालाफाइडली विथ मैलाइस इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन लगाया था, दर्ज करवाया था विदाउट एनी मालाफाइड इंटेंशन, तो यहां पे जो डिफेंडेंट है उसको मिस्टेक का डिफेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक ऐसा टॉट है जिसमें इंटेंशन, या इंटेंशन कैसा मैलाइस होना जरूरी है ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहां पे अगर वो इंटेंशन उसका मैलाइस है तो डिफेंस नहीं मिलेगा। नहीं है प्रोसिक्यूशन को दर्ज करने के पीछे मैलाइस इंटेंशन, तो डिफेंडेंट को तब जाके मिस्टेक का डिफेंस मिलेगा। केस है, याद रखिएगा, जब भी बात मिस्टेक का आएगा, डिफेंस ऑफ मिस्टेक का, तो एक केस हमेशा पूछा जाता है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस का केस। कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस का केस में क्या होता है कि ऑक्शनियर ए के प्रॉपर्टी को यह समझते हुए कि वो प्रॉपर्टी ए का ही है, उसका ऑक्शन करता है और बेच देता है। लेकिन जो उसका वास्तविक ओनर होता है वो उस ऑक्शनियर के खिलाफ मुआवजा के लिए मांग कर देता है। तो इस सिचुएशन में अगर ऑक्शनियर ये कहे कि उसको तो लगा अंडर मिस्टेक कि जिस वस्तु का वो ऑक्शन कर रहा है वो उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने उसे कहा है, वो किसी दूसरे का है, उसे नहीं पता था, डिफेंस नहीं मिलेगा मिस्टेक का। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा। तो ऐसे जो टॉट होते हैं उसको कहते हैं टॉट ऑफ कन्वर्जन। तो डिफेंस मिस्टेक का कब मिलता है? अंडर द लॉ ऑफ टॉट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल रूल में मिस्टेक का डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको इस केस में बता दिया गया। उसके बाद होता है नेसेसिटी। कोई भी कार्य अपराध ही क्यों ना हो, लेकिन और दूसरी बात उस कार्य को किया भी किया है कि उससे अपराध होगा, उसे थर्ड पर्सन को
लॉस इंजरी होगी, लेकिन वो किया गया है क्योंकि उस कार्य को करना एकदम निश्चित आवश्यकता है करना, तो डिफेंडेंट यहां फिर लायबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए केस लॉ के माध्यम से। पहला केस है लेग वर्सेस ग्लैडस्टोन का। अगर कोई प्रिजनर भूख हड़ताल में है और अगर वो आज की डेट में कुछ भी फूड अगर कंज्यूम नहीं किया तो आज मर जाएगा, तो अगर उसको जबरदस्ती खिलाया गया तो क्या ये टॉर्ट होगा? अब किसी के साथ आप फोर्स यूज करोगे तो ये टॉर्ट है, लेकिन अब उसको जबरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा ताकि उसका जान बच सके, इसलिए ये टॉर्ट नहीं माना है, क्योंकि डिफेंडेंट का जो काम था वो बहुत जरूरी था, आवश्यक था। तो यही था केस लेग वर्सेस ग्लैडस्टोन का। उसके बाद कॉक वर्सेस सार के केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति है ए, उसके घर में आग लग गया। अब जब ए के घर में आग लग गया है, ये बी देख लेता है, बी डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट देखा कि ए के घर में आग लगा है, वो उसके घर में घुसा और उस आग को बुझाया, एक उससे मुआवजा मांग लिया ट्रेसपास का, तो क्या वो जो बी डिफेंडेंट है लायबल है मुआवजा देने के लिए डैमेज का? कोई डैमेज हुआ है, ट्रेसपास हुआ है क्या? हुआ है ट्रेसपास, लेकिन उसका ट्रेसपास करना जरूरी था ताकि एक घर में आग ना लगे, और एक घर में आग लगने से क्या होता कि बाकी जितना भी अगल बगल घर है वो भी जल जाता। तो यहां पे ट्रेसपास हुआ, फिर भी मुआवजा देने के लिए लायबल नहीं है डिफेंडेंट, क्योंकि ये जो काम हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा उसका करना जरूरी था। टू अवॉइड दी बिग हार्म, डिफेंडेंट को ये अनुमति है कि वो कुछ छोटा मोटा हार्म कॉज कर सकता है, ये कंसेप्ट है। थर्ड केस लॉ है क्रिक वर्सेस ग्रेगोरी का। क्रिक वर्सेस ग्रेगोरी के केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति मर जाता है और उस व्यक्ति का जो ज्वेलरी है उसके ही उस रूम में होता है जिस रूम में वो डेड बॉडी है, जिस रूम में वो व्यक्ति मरा है। इसको कोई थर्ड पर्सन देखता है और वो ये सोच से कि उस ज्वेलरी को वहां से हटा के किसी अदर प्लेस पे रख दे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन जब वो उस ज्वेलरी को उस जगह से, उस रूम से निकाल के किसी अन्य प्लेस पे रख देती है, इंटेंशन सही है, लेकिन अब सवाल उठता है कि अब उस व्यक्ति का, जो मृत व्यक्ति है, उसका कोई लीगल एयर, उस जो व्यक्ति उस रूम से निकाल के ज्वेलरी को किसी अदर रूम में रखा था फॉर दी पर्पस, जो सेफ्टी का पर्पस था, इस उद्देश्य से, फिर भी जो लीगल एयर था उस डेड पर्सन का, वो इसके लिए ट्रेसपास टू दी प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू ज्वेलरी का केस करेगा और डैमेज ले लेगा। क्योंकि क्या जरूरी है, जिस रूम में डेड बॉडी है, जिस रूम में व्यक्ति मरा है, उस रूम में ज्वेलरी है, तो क्या जरूरी है उस रूम से निकाल के दूसरे रूम में रखने का? डिफेंडेंट को जरूरी नहीं था, या नेसेसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए जो डेड पर्सन का जो लीगल एयर था वो उससे मुआवजा कॉम्पनसेशन ले लिया, ट्रेसपास टू दी गुड्स का। याद रखिए, क्रिक वर्सेस ग्रेगोरी का केस। उसके बाद है प्राइवेट डिफेंस। आप अपने आत्मरक्षा में, चाहे आत्मरक्षा बॉडी का हो या प्रॉपर्टी का हो, खुद के बॉडी का हो या दूसरे के बॉडी का हो, तो आप अपने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में रीजनेबल फोर्स, क्या किस फोर्स का इस्तेमाल? रीजनेबल फोर्स का यूज कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई टॉर्ट या ऑफेंस करने के लिए नहीं, खुद को डिफेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसे फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो उस फोर्स से अगर कोई लॉस या इंजरी हो भी गया तो आपको लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास डिफेंस होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। तो ये हो गया कंसेप्ट प्राइवेट डिफेंस का अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर यहां देखोगे मिस्टेक, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, ये टॉर्ट में भी डिफेंस है और क्रिमिनल लॉ में भी ये डिफेंस है। जैसे मिस्टेक 76 है, 79 है ना। नेसेसिटी का जो आईपीसी नेसेसिटी 81 है आईपीसी। प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 तक है। तो क्रिमिनल लॉ में भी ये डिफेंस अवेलेबल है इन ग्राउंड्स पे, मिस्टेक, नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस। अंतिम आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। किसी भी टॉर्ट को कमिट करने का अगर अनुमति लॉ दे रहा है तो अगर वो टॉर्ट हुआ भी तो प्लेंटिफ को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि रेलवे एक्ट पास हुआ लेजिस्लेचर के द्वारा और उस रेलवे एक्ट में यह कहा गया कि डिफेंडेंट के घर के बगल से ही रेल का पटरी गुजरेगा, और रेल का पटरी जब किसी के घर के बगल से गुजरता है तो बहुत नॉइज होता है, पॉल्यूशन, उसका जो धुआं निकलता है उससे उसको हार्म होता है। तो यहां पे
रेल का पटरी बिछाने का जो काम है वो लॉ परमिट कर रहा है। तो इसलिए प्लेंटिफ जो है यहां पे डिफेंडेंट से कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता है, कोई भी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है। तो जिस टॉर्ट को करने का अनुमति खुद लॉ दे, स्टैट्यूट दे, तो उस टॉर्ट का कोई लायबिलिटी नहीं आता है डिफेंडेंट पे। अगर प्लेंटिफ फिर भी जाए कोर्ट में उस टॉर्ट के लिए, तो डिफेंडेंट के पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका पूरा होल एंड सोल कंसेप्ट जनरल डिफेंसेस का अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज हम लोगों ने हम बात किया है मिस्टेक, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक्ट ऑफ गॉड को भी समझा है। रिलेवेंट केस लॉज भी हम लोगों ने देखा। मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी पर्सनल क्वेरी है आपको तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो जरूर जुड़िए टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।